अरे मामा, क्या एक इंसान इतना ताकतवर हो सकता है कि जेल की चार दीवारी उसके लिए काल कोठरी नहीं बल्कि एक वॉर रूम बन जाए? क्या किसी माफिया के पास इतनी पावर हो सकती है कि वह सरहद पार बैठी एक दुश्मन एजेंसी के साथ मिलकर हिंदुस्तान की सत्ता पलटने का ब्लूप्रिंट तैयार कर डाले? 19 मार्च 2026 आदित्य धर की फिल्म धुरंधर 2 द रिवेंज ने पर्दे पर वह दावे किए जिन्होंने देश की सियासत से लेकर सुरक्षा एजेंसियों तक में भूचाल ला दिया है। एक ऐसा किरदार आतिफ अहमद जिसका अक्ष अतीक अहमद से मिलता है, लेकिन जिसकी साजिश से सीधे इस्लामाबाद और लश्कर के ठिकानों से जुड़ी दिखाई गई है। क्या ये सिर्फ एक फिल्म है या फिर फाइल में दबे उन कड़वे सच का खुलासा जिन्हें हम गैंगवॉर समझकर भूल गए थे? आज हम धुरंधर 2 के उन खौफनाक दावों की पर्दे खोल डालेंगे जिनमें जाली नोट का जाल है, आईएसआई का हाथ है और हिंदुस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी गद्दारी का सिंडिकेट। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज सच और फिल्म के बीच वो धुंधली लकीर मिटने वाली है जो तुम लोग के खोपड़े का भाजी पाला कर डालेंगी। कम छो मजा मार रे ममा। यह कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी हाथ मिलाई हुई तस्वीर से जिसे देखकर किसी भी हिंदुस्तानी का खून खोल जाए। धुरंधर 2 में दावा किया गया है कि प्रयागराज की गलियों से उठने वाला यह माफिया असल में आईएसआई का सबसे भरोसेमंद स्ट्रेटेजिक एसेट था। फिल्म के पहले ही सीन में दिखाया गया है कि आतिफ अहमद कोई मामूली अपराधी नहीं था रे, जो सिर्फ जमीन के लिए गोलियां चलवा था। फिल्म का आरोप है कि उसका कनेक्शन सीधे मेजर इकबाल से था, वह चेहरा जो भारत के खिलाफ आतंक की फैक्ट्री चलाता। मेजर इकबाल असल में इलियास कश्मीरी। लेकिन क्या ये सिर्फ फिल्मी ड्रामा है? अगर हम हकीकत के पन्ने पलटे तो यूपी पुलिस की वह चार्जशीट याद आती है जिसमें अतीक अहमद के कबूलनामे का जिक्र था। चार्जशीट कहती थी कि उसके पास पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए आने वाले हथियारों की खेप पहुंचती थी। धुरंधर 2 इसी मोड़ को पकड़ती है और दावा करती है कि आतिफ अहमद का गैंग लश्कर तैयबा के लिए स्लीपर सेल्स की तरह काम कर रहा था। फिल्म का सबसे बड़ा प्रहार इसी नापाक गठबंधन पर है, जहां एक तरफ सफेद पोश राजनीति थी और दूसरी तरफ सरहद पार से आने वाला बारूद। सवाल ये है कि क्या वाकई माफिया इतना बड़ा सिस्टम चला रहा था कि पुलिस की वैन में बैठा एक इंसान सीधे पाकिस्तान में अपने आकाओं को रिपोर्ट कर रहा था? धुरंधर 2 की कहानी कहती है कि हाँ, ये मुमकिन था। धुरंधर 2 की कहानी जब अपनी रफ्तार पकड़ती है तो वह हमें यूपी की तंग गलियों से निकालकर सीधे नेपाल बॉर्डर के उस नो मैंस लैंड पर ले जाती है, जहां से हिंदुस्तान को खोखला करने का सबसे बड़ा साइलेंट वेपन दाखिल होता था, जाली भारतीय मुद्रा। फिल्म का दावा इतना संगीन है कि यह किसी भी आम शहरी की रूह कंपा दे। धुरंधर 2 में दिखाया गया कि आतिफ अहमद यानी अतीक अहमद से प्रेरित किरदार केवल जमीनों का सौदागर नहीं था, बल्कि वह पाकिस्तान की उस आर्थिक साजिश का चीफ डिस्ट्रीब्यूटर था जिसका मकसद भारतीय रुपये की साख को मिटाना था। फिल्म एक सनसनीखेज दावा करती है कि आतिफ के गुर्गे नेपाल के राष्ट्रीय बोरियों में भरकर नकली नोट भारत लाते थे और उन्हें चुनावी रैलियां, ठेके और हवाला के जरिए पूरे सिस्टम में खपा देते। फिल्म के एक सनसनीखेज डायलॉग है, बंदूक की गोली एक को मारती लेकिन एक नकली नोट पूरे देश की नींव हिला डालती। धुरंधर 2 का सबसे बड़ा तर्क यही है कि साल 2016 की नोटबंदी कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था रे, बल्कि ये आतिफ अहमद जैसे माफियाओं के उस पैरेलल बैंकिंग सिस्टम पर किया गया एक प्री प्लान्ड सर्जिकल स्ट्राइक था। फिल्म दावा करती है कि रातों रात करोड़ों के जाली नोट रद्दी बन गए और यही वह मोड़ था जहां से आतिफ अहमद के साम्राज्य का पतन शुरू हुआ। लेकिन क्या हकीकत में भी ऐसा ही था? अगर हम जांच एजेंसियों के रिकॉर्ड खंगाले तो सालों से सुरक्षा बल नेपाल और बांग्लादेश बॉर्डर से जाली नोट की बरामदी करती रही है। फिल्म इसी हकीकत को एक फिल्मी जामा पहनाती है और आरोप लगाती है कि आतिफ अहमद इस पूरे नेटवर्क का किंग पेन था। फिल्म में दिखाया गया कि सस्पेंस यहाँ गहरा है। क्या वह आलीशान दफ्तर, वह लंबी गाड़ियाँ और वह चुनावी रैलियाँ वाकई उस जाली नोट की कमाई से चल रही थी? धुरंधर 2 का दावा है कि आतिफ अहमद का ये मायाजाल इतना बड़ा था कि अगर नोटबंदी न होती तो शायद देश की अर्थव्यवस्था के भीतर एक आतंकवादी बैंक चल रहा होता। सवाल ये उठता है कि अगर एक अपराधी के पास इतना पैसा और पावर थी कि वह अपनी खुद की करेंसी चलाने की हिम्मत रखता, तो सिस्टम में बैठे वह कौन से लोग थे जो उसकी तिजोरी की चाबी संभाल रहे थे? धुरंधर 2 के अगले हिस्से में यह राज और भी गहरा होने वाला है। जब दुनिया को लगा कि आतिफ अहमद को सलाखों के पीछे डालकर उसका अंत कर डाला, लेकिन धुरंधर 2 दावा करती है कि असली खेल तो वहीं से शुरू हुआ।
फिल्म के एक चैप्टर में जो सस्पेंस दिखाया गया वह किसी भी हॉलीवुड थ्रिलर को मात दे सकता है। फिल्म हमें दिखाती है कि जेल के भीतर का वह डार्क हेडक्वार्टर जहाँ कानून की दीवारें भी बेअसर थी। धुरंधर 2 में एक रोंगटे खड़े कर देने वाला दावा किया गया है। आतिफ के लिए जेल कोई सजा नहीं थी रे, बल्कि एक सेफ हाउस था। फिल्म दिखाती है कि कैसे जेल के वीआईपी सेल में बैठकर वह हाई स्पीड इंटरनेट और इनक्रिप्टेड स्मार्टफोन के जरिए पूरे प्रदेश में अपनी डिजिटल दहशत चला रहा था। फिल्म का आरोप है कि जेल की दीवारों के भीतर से एक इशारे पर मुंबई के बिल्डरों से रंगदारी मांगी जाती थी और लखनऊ की सरजमी पर मर्डर प्लान किए जाते थे। फिल्म के एक सीन में दिखाया गया है कि आतिफ अहमद जेल के लैंडलाइन और वीडियो कॉल के जरिए पाकिस्तान में बैठे मेजर इकबाल के संपर्क में रहता था। यह दावा इतना बड़ा है कि यह सीधे देश की जेल सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। धुरंधर 2 कहती हैं कि आतिफ ने जेल को ही अपना वॉर रूम बना दिया था, जहां से वह केवल अपनी गैंग ही नहीं बल्कि राज्य के कई बड़े चुनावी समीकरणों को भी कंट्रोल कर रहा था। अब हकीकत के पन्नों पर नजर डालें तो देवरिया और साबरमती जेल से जुड़े विवाद कुछ इसी तरह इशारा करते हैं। जब एक व्यापारी को जेल के भीतर अगवा करके लाया गया था और उसे पीटा गया था तो पूरे देश में हड़कंप मच गया था। फिल्म इसी सच्ची घटना को अपना बेस बनाती है और एक बड़ा दावा करती है कि सिस्टम के भीतर कुछ दिमाग ऐसे थे जो आतिफ के लिए जेल के नियमों को मोम की तरफ पिघला देते थे। फिल्म का सबसे घातक सवाल यहाँ खड़ा होता है, क्या कोई अपराधी इतना रसूखदार हो सकता है कि जेलर की चाबी भी उसकी जेब में हो? धुरंधर 2 का दावा है कि आतिफ जेल से वह फाइलें देख सकता था जो सिर्फ बड़े अधिकारियों की मेज पर होनी चाहिए थी। यहाँ सस्पेंस अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है जब पुलिस की फाइलें गायब होने लगी और गवाहों के नाम जेल के भीतर आतिफ की स्क्रीन पर फ्लैश होने लगे। फिल्म कहती है कि यह सिर्फ अपराध नहीं था, यह सिस्टम का सरेंडर था। लेकिन इस डिजिटल दहशत के पीछे क्या कोई और भी था जो आतिफ को ढाल बनाकर खुद को बचा रहा था? इस राज से पर्दा उठेगा अगले चैप्टर में, जहां हम देखेंगे उस सबसे बड़े और विवादास्पद दावे को जिसने फिल्म धुरंधर को एक पॉलिटिकल बारूद बना दिया है। अब हम उस मोड़ पर हैं जहां धुरंधर 2 एक साधारण क्राइम थ्रिलर से निकलकर एक खतरनाक पॉलिटिकल वॉर जोन में तब्दील हो जाती है। फिल्म का ये चैप्टर वह सबसे बड़ा और विवादास्पद दावा करता है जिसने देश की सियासी गलियारों में आग लगा डाली। धुरंधर 2 में एक ऐसा मास्टर प्लान दिखाया गया है जो किसी भी हिंदुस्तानी के होश उड़ा डाले। फिल्म का दावा है कि आतिफ अहमद सिर्फ एक माफिया डॉन नहीं था रे, बल्कि वह पाकिस्तान की उस ग्रेट डिजाइन का सबसे अहम मोहरा था जिसका मकसद उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े राज्य में एक कठपुतली सरकार बिठाना था। फिल्म के एक बेहद तनावपूर्ण दृश्य में दिखाया गया कि आतिफ अहमद आईएसआई के मेजर इकबाल के साथ मिलकर एक ऐसी लिस्ट तैयार करता है जिसमें उन नेताओं के नाम थे जिन्हें चुनाव जिताने के लिए दुबई और नेपाल के रास्ते ब्लैक मनी की सप्लाई की जानी थी। धुरंधर 2 का सीधा आरोप है कि आतिफ का असली मिशन अपराध नहीं बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को हाईजेक करना था। फिल्म दावा करती है कि पाकिस्तान चाहता था कि यूपी की सत्ता में ऐसे चेहरे बिठे जो दिल्ली की हुकूमत के खिलाफ बगावत कर सके और देश के भीतर एक सिविल वॉर जैसी स्थिति पैदा कर दे। अरे चच्ची जान, लेकिन क्या ये सिर्फ एक कल्पना है? अगर हम इतिहास के पन्ने पलटे तो आतिफ अहमद का राजनीतिक रसूख किसी से छिपा नहीं था। वह विधायक भी रहा, माफिया डॉन भी रहा और सांसद भी। फिल्म इसी राजनीतिक सफर को एक डार्क एंगल से जोड़ती है। धुरंधर 2 का तर्क है कि आतिफ अहमद की राजनीतिक ताकत के पीछे उन ताकतों का हाथ था जो भारत को अस्थिर करना चाहती थी। फिल्म में सस्पेंस तब गहराता है जब एक अंडरकवर एसेट यानी रणवीर सिंह का किरदार जो एक ऐसी फाइल देखता है जिसमें आतिफ अहमद के उन विदेशी आकाओं के दस्तखत थे जो उसे भविष्य का किंग मेकर बनाना चाहते थे। फिल्म ये सनसनीखेज दावा करती है कि अगर आतिफ का ये प्लान कामयाब हो जाता तो उत्तर प्रदेश की पुलिस और प्रशासन का रिमोट कंट्रोल लखनऊ में नहीं बल्कि इस्लामाबाद में होता। यह दावा इतना संगीन है कि इसने फिल्म को एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा और नेशनल सिक्योरिटी थ्रिलर की बहस के बीच खड़ा कर डाला है। सवाल यह है कि क्या एक अपराधी इतना बड़ा सपना देख सकता है या फिर ये सिर्फ फिल्म का एक सिनेमैटिक लिबर्टी है। धुरंधर 2 कहती है कि जब सत्ता, पैसा और सरहद पार की नफरत मिल जाए तो कोई भी साजिश नामुमकिन नहीं होती। लेकिन इस बड़े खेल में आतिफ अहमद सिर्फ एक खिलाड़ी था या किसी के लिए ढाल? क्योंकि अगले चैप्टर में हम उस रहस्यमयी अंत की बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया था, वह 15 अप्रैल की रात। अब हम उस मंजर पर पहुंचते हैं जिसने 15 अप्रैल 2023 की रात पूरे हिंदुस्तान को सुन्न कर डाला था। लेकिन
धुरंधर 2 का दावा इस घटना को उस नजरिए से दिखाता है जिसे आज तक किसी न्यूज चैनल ने छूने की हिम्मत नहीं की। फिल्म के इस चैप्टर में सस्पेंस अपनी चरम सीमा पर है, जहां गोलियों की गूंज के पीछे एक बहुत बड़ी क्लीन अप थियरी छिपी है। धुरंधर 2 में एक रोंगटे खड़े कर देने वाला दावा किया गया है। आतिफ अहमद की हत्या सिर्फ 3 सिरफिरे लड़कों का काम नहीं था। फिल्म इसे एक हाई लेवल नेशनल सिक्योरिटी ऑपरेशन की तरह पेश करती है। फिल्म का तर्क है कि आतिफ अहमद के पास पाकिस्तान के उन सफेद पोस्ट चेहरों और आईएसआई के उन स्लीपर सेल्स की लिस्ट थी जो भारत के भीतर एक बड़ा धमाका करने वाले थे। फिल्म में दिखाया गया है कि आतिफ अहमद जब पुलिस कस्टडी में गुड्डू मुस्लिम का नाम लेने वाला था, ठीक उसी वक्त उसे खामोश कर दिया गया। धुरंधर 2 का सबसे बड़ा और विवादास्पद दावा यह है कि अगर आतिफ उस रात मुंह खोल देता तो सरहद पार बैठे कई बड़े आकाओं के नकाब उतर जाते। फिल्म की कहानी कहती है कि वह 3 हमलावर, जिन्हें दुनिया ने मामूली अपराधी समझा, असल में वह एक अदृश्य शक्ति के मोहरे थे, जिनका मकसद आतिफ के साथ उन तमाम राजों को दफन करना था जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते थे। हकीकत के पन्नों पर गौर करें तो प्रयागराज के उस अस्पताल के बाहर जो हुआ वह कैमरे में कैद था। 3 लड़के जिगाना पिस्टल और सरेआम कत्ल। कानून इसे सुरक्षा में चूक मानता है, लेकिन धुरंधर 2 का फिल्मी एंगल इसे एक जरूरी सफाई के रूप में दिखाता है। फिल्म का एक डायलॉग है, जब कैंसर लाइलाज हो जाए तो उसे काटना ही आखिरी रास्ता होता है। फिल्म यहाँ एक बहुत बड़ा सस्पेंस छोड़ती है। क्या वह हमलावर वाकई खुद आए थे या उन्हें किसी डीप स्टेट ने भेजा था? धुरंधर 2 का दावा है कि आतिफ अहमद की मौत के साथ ही पाकिस्तान का वह मास्टर प्लान भी ढेर हो गया जिसे हमने पिछले चैप्टर में देखा था। लेकिन क्या एक अपराधी की मौत से वह पूरा नेटवर्क खत्म हो गया, या फिर आतिफ सिर्फ मोहरा था जिसे वक्त आने पर अपनों ने ही कुर्बान कर दिया? फिल्म का यह हिस्सा दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या हकीकत वैसी ही है जैसी दिखती है, या पर्दे के पीछे कोई और ही धुरंधरबाजी खेल रहा था। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे उन खामोश हथियार और स्मगलिंग रूट की जिनका जिक्र धुरंधर 2 में एक डेथ वारंट की तरह किया गया है। जब उत्तर प्रदेश की फिजाओं में बारूद की गंध घुलने लगी तब दुनिया को लगा कि ये सिर्फ 2 गुटों की जंग है, लेकिन धुरंधर 2 का दावा है कि इसके पीछे एक ऐसा डेथ वारंट तैयार हो रहा था जिसकी सुइया सीधे सरहद पार के नार्को टेरर नेटवर्क से जुड़ी थी। फिल्म के इस चैप्टर में उन खामोश हथियार का जिक्र है जो बिना शोर किए किसी भी देश की सुरक्षा में सुराख कर दे। धुरंधर 2 में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई दिखाई गई है। आतिफ अहमद का गिरोह केवल देसी कट्टों का शौकीन नहीं था। फिल्म का सनसनीखेज दावा है कि आतिफ के पास तुर्की की जिगाना जैसी ऑटोमेटिक पिस्टलें पहुंच रही थी जिसका इस्तेमाल दुनिया भर के बड़े बड़े टेरर ग्रुप करते हैं। फिल्म सवाल उठाती है, प्रयागराज के एक मोहल्ले से उठने वाला अपराधी के पास इंटरनेशनल ब्लैक मार्केट के हथियार कैसे आए? फिल्म का जवाब सीधा और घातक है, ड्रोन स्मगलिंग। धुरंधर 2 में दिखाया गया कि पंजाब के बॉर्डर वाले इलाकों से रात के अंधेरे में उड़ने वाले पाकिस्तानी ड्रोन ड्रग्स के साथ साथ उन हथियारों की खेप गिराते जिन्हें बाद में आतिफ के नेटवर्क के जरिए पूरे उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक पहुंचाया जाता। फिल्म का दावा है कि आतिफ अहमद इस नार्को टेरर पाइपलाइन का सबसे बड़ा वॉल्व था। हकीकत के पन्नों पर गौर करें तो जांच एजेंसियों ने भी यह माना है कि अतीक अहमद के गैंग के पास अत्याधुनिक विदेशी हथियार थे। फिल्म इसी कड़ी को जोड़ती है और दावा करती है कि आतिफ अहमद ने इन हथियारों के दम पर अपनी एक प्राइवेट आर्मी तैयार कर ली थी। फिल्म के एक सीन में दिखाया गया है कि इन हथियारों का इस्तेमाल केवल मर्डर के लिए नहीं बल्कि सुरक्षा बलों के खिलाफ एक बड़ी बगावत के लिए किया जाना था। फिल्म का सबसे बड़ा सस्पेंस यहाँ आता है जब आतिफ की मौत के बाद पुलिस को उन गुप्त ठिकानों का पता चलता है जहाँ विदेशी ग्रेनेड और RDX छिपा कर रखा था। धुरंधर 2 का दावा है कि आतिफ अहमद सिर्फ एक माफिया नहीं बल्कि हथियार डिपो का मैनेजर था जिसे पाकिस्तान ने भारत के भीतर ही प्लांट किया था। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सब सिर्फ एक अपराधी के बुत्ते की बात थी या फिर स्मगलिंग के रूट पर कुछ ऐसे चेहरे भी पहरा दे रहे थे जिन्हें हम रक्षक समझते थे। फिल्म का यह हिस्सा इशारा करता है उस सिस्टम के भीतर के सिस्टम की ओर जो आतिफ के बारूद को खाद पानी दे रहा था। अब वक्त आ गया है इस पूरी खूनी दास्तां के अंतिम पड़ाव पर पहुंचने का। अगले और आखिरी चैप्टर में हम जानेंगे क्या धुरंधर 2 का ये सच वाकई सच है या सिर्फ एक फिल्मी प्रोपोगेंडा। हमने आतिफ अहमद के उन खौफनाक दावों की पड़ताल की जिन्हें धुरंधर 2 ने एक दहला देने वाले सिनेमाई अनुभव में बदल दिया। लेकिन कुछ मिनटों के इस सफर के बाद सबसे बड़ा सवाल वही खड़ा है, क्या ये पर्दे पर दिखने वाली कहानी हकीकत का आईना है या फिर ये केवल मनोरंजन के लिए बुना गया एक पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा है। धुरंधर 2 का अंतिम दावा हमें एक ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर देता है
जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश की पुलिस की वह चार्जशीट है जिसमें अतीक अहमद के आईएसआई और लश्कर से संबंध के कबूलनामे दर्ज है, और दूसरी तरफ वह फिल्मी थियरी जो उसे एक ग्लोबल टेरर सिंडिकेट का किंग पेन घोषित कर देती है। फिल्म की स्क्रिप्ट हथौड़े की तरह प्रहार करती है, चाहे वह नोटबंदी को माफिया के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक बताना हो या फिर अतीक की हत्या को एक क्लीन अप ऑपरेशन का नाम देना। लेकिन याद रखें, कानून की नज़र में अतीक अहमद एक अपराधी था जिसे सजा मिलनी तय थी, पर धुरंधर 2 का आतिफ अहमद एक ऐसा काल्पनिक किरदार है जिसे सस्पेंस और नेशनल सिक्योरिटी के तड़के के साथ पेश किया गया है। फिल्म ने उन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जो शायद फाइलों में दबी रह गई, लेकिन क्या ये कड़ियां वाकई इतनी मजबूत थी? विपक्ष इसे चुनाव से पहले माहौल बनाने की साजिश कह रहा है, तो समर्थक इसे कड़वा सच मान रहे हैं। लेकिन एक दर्शक और एक हिंदुस्तानी होने के नाते सच और फंसाने के बीच की लकीर को पहचानना आपकी जिम्मेदारी है। धुरंधर 2 ने सवाल खड़े किए हैं, आरोप लगाए हैं और एक ऐसी दुनिया दिखाई जहां अपराध की जड़ें 7 समंदर पार तक फैली हैं। क्या अतीक अहमद वाकई पाकिस्तान का वह मोहरा था तो हिंदुस्तान को भीतर से खोखला करना चाहता था, या फिर फिल्म ने एक अपराधी के आतंक को देशद्रोह का जामा पहनाकर सिनेमाई रोमांच पैदा किया है? फैसला आपके हाथ में है, क्योंकि सच चाहे पर्दे पर हो या पुलिस की फाइलों में, वह कभी न कभी सामने जरूर आता है। तो ये थी धुरंधर 2 के उन दावों की पूरी इनसाइड स्टोरी। क्या आपको लगता है कि फिल्म के दावे हकीकत के करीब है या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और देश की सुरक्षा व अपराध से जुड़ी ऐसी ही और इन्वेस्टिगेशन स्टोरीज के लिए जुड़ते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम। जय हिंद, जय भारत।